तो दिवाली की जो एंट्री है वो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड हो चुका है। देखो जब आप रामसर साइट्स पढ़ते हो वहां पे भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूनेस्को का वर्ड आता है। देन आप कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ते हो, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ते हो, वहां पे भी यूनेस्को का मेंशन हो जाता है। मतलब यूनेस्को जो है एक बड़ी सी बॉडी है जिसके अंडर अम्ब्रेला टर्म्स बड़ी सारी आती हैं। वैसे एक टर्म आती है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देखो पूरा ICH इसको लिखा जाता है। आई फॉर इनटेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको टच किया जा सकता है। दिवाली को टच थोड़ी कर सकते, ये आपकी कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको बोला इनटेंजिबल, जो टच तो नहीं किया जा सकता पर कोई प्रोसेस है जिसको आप जनरेशन ऑफ जनरेशन फॉलो करती आ रही है। दिवाली कब से चलती आ रही है? जब रामायण हुआ था, है ना, अयोध्या वापिस आए थे जब राम जी अपने वनवास को 14 साल तक काटने के बाद, तो उस टाइम पे ही आया था। तो जनरेशन ऑफ जनरेशन उस टाइम पीरियड के बाद दिवाली को सेलिब्रेट कर रही हैं। बीच में कुछ सिविलाइजेशंस भी आई जहां से ये रिचुअल्स गायब हो जाते हैं, दोबारा से स्क्रिप्चर्स आते हैं, दोबारा से ये चीजें रिवाइव करती हैं। तो हमारी जनरेशन ऑफ जनरेशन जा चुकी है। तो इंटेंजिबल और दूसरा वर्ड आता है यहाँ पे कल्चरल, और साथ में आ गया हेरिटेज। और आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हेरिटेज को आपने प्रोटेक्ट करके चलना है। आपकी फंडामेंटल ड्यूटी आ गई है बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और वैसे DPSPs में भी आप देखोगे आर्टिकल नंबर 51, वहां पे स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि आपने एफर्ट्स लेने हैं हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए। 51A आयरिश DPSP का 51 है। और फंडामेंटल ड्यूटीज की जब बात करी तो 51A एडिशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अच्छा यूनेस्को की फुल फॉर्म साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद मत करना इसको, यहां से दिख रहा है सारा, एजुकेशन भी दिख रहा है, साइंटिफिक भी दिख रहा है, कल्चर भी दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी दिख रही है। और किसकी है? तो यूनाइटेड नेशन की आ गई। तो बस ऐसे याद रख लेना इसको। अच्छा एक चीज जो आपने अपडेटेड याद रखनी है, दीपावली की तो एडिशन हुई है, प्लस टांगेल साड़ी है फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इसकी भी एडिशन करी गई है। ये भी एक तरह का हेरिटेज है, तो इसकी भी एडिशन करी गई है यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। तो दीपावली इसको टच कर सकते हैं, पता है मुझे, पर ये भी एक फेथ होता है जो आपके कपड़ों से लेना देना होता है, जनरेशन ऑफ जनरेशन जिसको वियर करती है। तो दीपावली के साथ साथ इसको भी इंक्लूड करा है। जो इनकी वीविंग आर्ट है, वीविंग याद है ना क्या था पहले? क्या होता है? पहले स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग के बाद क्या होता है? वीविंग करी जाती है। तो वो जो वीविंग की आर्ट है उसको यहाँ पे इंक्लूड करा है, आर्ट ऑफ वीविंग, जो इस टांगेल साड़ी को लेके है फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये साड़ीज होती हैं, तो इसकी भी एंट्री हुई है। अब आते हैं पर्पस क्या होता है इस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का। अब देखो यूनेस्को ने रिकॉग्निशन दी है, तो जब यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है किसी चीज को, तो मतलब अब आप पे इंटरनेशनल बॉडी नजर रखेगी पूरी। तो इसका जो मेन पर्पस है, लिविंग ट्रेडिशन के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, एक्सप्रेशन के ऊपर। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, लिविंग ट्रेडिशन, दीपावली इस कैटेगरी में लाई कर रही है। स्किल्स आ गई, टांगेल साड़ी स्किल ही आ गई ना, ये वीविंग, आर्ट ऑफ वीविंग, तो स्किल की कैटेगरी में आ गई। प्लस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इसमें है नहीं, पर अगर थिएटर की फॉर्म की बात करते, सिनेमा की बात करते तो उसमें आ जाता। तो मतलब ये मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं जो ICH कवर करता है, और ये जनरेशन ऑफ जनरेशन ने एक दूसरे को पास करी होती है, तो इसी वजह से इनको इंक्लूड करा जाता है। मेनली ये फोकस करता है प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस में होनी चाहिए वो चीज। जैसे मैं आपसे पूछूं कुचिपुड़ी डांस कहाँ पे आया? आंध्र प्रदेश। चलो, और नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में ये बात नहीं करता, यहाँ पे प्रैक्टिस के बारे में बात करी जाती है। वीविंग आ गया, वीविंग भी क्या आ गई? एक तरह की प्रैक्टिस आ गई ना, तो आर्ट आ गई, स्किल आ गई। और मेन फोकस होता है इसका जो कल्चरल आइडेंटिटी है और डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करके चलना। उसके बाद 5 डोमेन्स है। अब सवाल बन जाए मेंस का तो क्या लिखोगे? डेटा होना चाहिए आपके पास में। तो 5 डोमेन्स क्या क्या है? नंबर 1 इज ओरल ट्रेडिशन, जिसमें आपको स्टोरीज सुनाई जाती हैं। फोकलोर, जो किसी पर्टिकुलर जगह से एसोसिएटेड होती हैं। देन लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस आज के टाइम पे क्लासिकल लैंग्वेज आप सुनते हो, पंजाब के पेपर में आ गई थी कि कौन कौन सी इसमें से क्लासिकल लैंग्वेजेस है। क्यों डेसिग्नेशन दी जाती है? क्योंकि हम उनको प्रिजर्व कर रहे हैं विद टाइम। जनरेशन ऑफ जनरेशन ने वो बोली, अब ट्राइबल्स की लैंग्वेज है, क्यों उसको बचा रहे हैं? क्योंकि वो खत्म हो जाएगी जब उनकी जनरेशन खत्म करेगी। और वो जो हम बार बार बोलते हैं कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, वो फिर जो एनेक्डोट था वो एनेक्डोट ही रह जाएगा। मतलब एक टाइम पे बोला जाता था, एक कहावत थी, वैसे रह जाएगा। उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट आ गया। देयर इज क्लासिकल म्यूजिक, आप सुनते हो, कितने तरह का होता है म्यूजिक? म्यूजिक वासु,
म्यूजिक हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक, वो आर्ट जो है वो स्कूल भी आगे, वो टेम्पल्स के आप बोल रहे हो जो आप बोल रहे हो, चलो ठीक है। हाँ, घराने म्यूजिक के होते हैं, चलो ठीक है, आ जाओ वापस। थिएटर आ गया, तो ये सारा परफॉर्मिंग की कैटेगरी में आ जाता है। देन सोशल प्रैक्टिसेस आ जाएंगी, रिचुअल्स आ जाएंगे, फेस्टिवल्स आ जाएंगे, जैसे अभी दीपावली आ गया तो फेस्टिवल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। और नॉलेज होना चाहिए अबाउट नेचर, अबाउट यूनिवर्स, तो ये इसमें इंक्लूडेड है। देन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप, स्किल्स लाइक वीविंग, पॉटरी स्पेशली मेंशन करा है। अगर वीविंग भी है, पॉटरी भी है, जो पहले की ट्रेडिशनल थी जिसमें आर्टिशियन इन्वॉल्व हुआ करते थे, क्राफ्ट्समैन इंक्लूड हुआ करते थे, आज भी जो जनरेशन उसको फॉलो अप कर रही हैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद पर्पस क्या आता है, तो बेटर प्रोटेक्शन करी जा सके इंपॉर्टेंट चीजों की, जो पीछे आपने 5 डोमेन्स देखे। उसके अलावा डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, ट्रेडिशनल होना चाहिए प्लस कंटेम्प्रेरी। हाँ, यहाँ पे कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब आएगा, साथ के साथ चला है, जो जनरेशन आगे चल रही है वो उसको पास करते हुए जा रही है, तो चल रही है वो चीजें साथ में। एंड लिविंग होना चाहिए एट द सेम टाइम। सोचो दीपावली क्रैकर्स के नाम पे बंदी कर दिया जाए पूरा, तो वो ट्रेडिशन तो पूरा ही रुक जाएगा, तो वो चलना चाहिए साथ में, लिविंग ट्रेडिशन होना चाहिए। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है, सबको साथ में जोड़ के रखता है। तो दीपावली जब आती है तो इंडीड इंडिया के अंदर इसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। रिचुअल के तरीके अलग हो सकते हैं पर सिग्निफिकेंस सभी के साथ है। रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एक कंट्री को जाना जाता हो उस नाम के साथ। तो दीपावली आप दुबई में भी रहते हो, दुबई में भी सेलिब्रेशन होती है, वहां पे ऑर्गेनाइज करा जाता है कि बस इतनी लिमिट तक पटाखे करने हैं, आपका त्योहार है, आप इसको मनाइए। उसके बाद आता है कम्युनिटी वेस्ट, तो दिवाली पे सारी गैदरिंग्स होती हैं, आपके घर पे गेस्ट आते हैं, कोई अगले दिन आते हैं, कोई रात को आते हैं, कोई सुबह आता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए। एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एमिड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाओ, उनको पता होता है कि दीपावली की सेलिब्रेशन कहाँ पे करी जाती है, उनको कंट्री का नाम याद आ जाता है विच इज इंडिया। और इंटरकल्चरल डायलॉग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को भी प्रमोट करे। आपने देखा था जब रशिया के आर्टिकल को पढ़ा था कि वो भी हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम भी उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे के कंट्रीज में इवेंट्स भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो वो क्या है, इंटरकल्चरल डायलॉग्स कंडक्ट करे जाते हैं जब भी दो कंट्रीज के रिलेशन के बारे में बात करी जाती है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की एडिशन होती है, ऑब्वियसली बात है, थ्रू आउट यूनेस्को है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये चेक रखती है। तो 700 एलिमेंट्स अभी ऐड हुए हैं फ्रॉम 140 कंट्रीज। अभी तक आप देखोगे टोटल तो इतनी एडिशंस हो चुकी हैं, जिसमें से 16 एलिमेंट इंडिया के हैं। आज ही नहीं हुए सारे ऐड, 2025 का आप देखोगे कल्चर की कैटेगरी में, फेस्टिवल की कैटेगरी में दीपावली आ जाएगा। स्किल वाली कैटेगरी में देखोगे तो टांगेल साड़ी आ जाएगा। कैटेगरी दोनों की अलग है। ये जो 16 एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हैं ये आपके कल्चर के साथ एसोसिएटेड है। जैसे कुंभ मेला है, ये भी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। दुर्गा पूजा है कोलकाता की, इसको भी इंक्लूड करा हुआ है। गरबा डांस ऑफ गुजरात लास्ट टू लास्ट ईयर ऐड हुआ था। योगा है, वैदिक चैंटिंग्स, इनको भी इंक्लूड करा है। आज के टाइम पे कितनों को वेद पढ़ने आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम की जो संस्कृत थी वो वैदिक संस्कृत हुआ करती थी। आप लोगों ने जो सब्जेक्ट में संस्कृत पढ़ी है वो संस्कृत थी, तो वैदिक संस्कृत और संस्कृत दोनों ही डिफरेंट है। देन आती है रामलीला, रामलीला की भी एडिशन हुई थी। इस चार्ट के ऊपर आपको नजर तो मार के जाना ही पड़ेगा एक बार पेपर में। यहाँ पे सबसे पहले 2010 का याद करो, क्योंकि अभी अभी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ के हटे हो। छाऊ डांस, छाऊ डांस कौन से एरिया में आएगा, ये वाला पार्ट। एक आगे इधर वेस्ट बंगाल, ऊपर बिहार वाला एरिया, ये वाला आपका झारखंड वाला एरिया। तो इस एरिया में छाऊ डांस होता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो इसको नहीं करती है, नहीं करती है पक्का, वो करती है। जो आपकी संगीत अकेडमी, संगीत म्यूजिक वाली है, वो इसको डेजिग्नेट नहीं करती है। वो बोलती है कि किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी से ही वो डांस होना चाहिए, तभी आप उसको क्लासिकल डांस डेजिग्नेट कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोलती है कि इतना यूनिक डांस है, बेशक स्प्रेड है थोड़े एरियाज में, पर हम इसको क्लासिकल डांस बोल सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से कितने हैं, 9, पर जो संगीत अकेडमी है उसके हिसाब से कितने हैं, 8। तो सवाल थोड़ा यूनिक है, याद रखना इसको। ऐसे याद रख लेना, अकेडमी आपके सारे फीचर्स को चेक करेगी, मिनिस्ट्री शायद एक अद्धा जो फीचर है उसको मिस भी कर दे। तो इनके हिसाब से छाऊ डांस इज ऑल्सो अंडर जो आपके क्लासिकल डांसेस हैं, पर संगीत अकेडमी नहीं मानती है। उसके अलावा जो आपने ध्यान में रखना है, कालबेलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान का फोक सॉन्ग और फोक डांसेस की फॉर्म है, और इसको 2010 में इंक्लूड करा गया था, यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज करा था अंडर ICH। इसके अलावा जो आपने ध्यान में रखने हैं,
मतलब एक नजर ही मारनी है। वैदिक चैंटिंग देखा आपने पीछे, ये बहुत पहले ऐड हो चुके थे। 2008 में टोटल 3 एडिशंस हुई थी। जैसे एक कुटियट्टम आएगा, ये संस्कृत थिएटर है, उसके बाद वैदिक चैंटिंग्स आएंगी, देन रामलीला आएगा, ये सारे 2008 में ऐड हुए थे। स्पेसिफिक ईयर कोई नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो वो टफ बनाने के लिए पूछा जाएगा, भूल जाते हैं क्योंकि 16 एलिमेंट्स हैं, सबके ईयर रखना, याद रखना टफ है अपने में ही। उसके बाद रमन, ये रिलीजियस फेस्टिवल आ जाता है, रिचुअल थिएटर है, गढ़वाल में इनकी सेलिब्रेशंस होती हैं। गढ़वाल की जब बात हुई तो उत्तराखंड, तो ये 2009 में एडिशन हुई थी। 2010, अब देखो 8 में भी 3 एडिशन, 9 में 1 और 2010 में भी 3 एडिशन थी। कौन कौन सी थी? एक तो छाऊ डांस आ गया, कालबेलिया रिलेटेड टू राजस्थान, 5 रामसर साइट आप पढ़ चुके हो अब राजस्थान की। कौन कौन सी थी? केवलादेव, सिलिश्रे और सांभर, खींचन और मेनार, ये दोनों तो एक साथ ही ऐड हुई थी, तो इनको याद रख लेना एज इट इज। और उसके बाद आता है मुदियत्तू, ये भी रिचुअल थिएटर है केरला का, ड्रामा वगैरह वो रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीपल कलर्स फेस पे यूज करे जाते हैं, जैसे एक डांस होता है केरला में। मोहिनीअट्टम एक और होता है, कथकली, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, कथक कहाँ पे है? यूपी, कथकली इन केरला। तो कथकली में आपने देखा होगा मल्टीपल कलर्स का यूज करा जाता है। पेंट जो होता है उसमें राइस का बहुत एक्टिव यूज करते हैं वो, ताकि इजीली निकल जाए जब मुंह पर से उसको निकाला जाएगा। ऐसे एक शील्ड भी लगी होती है प्रॉपर व्हाइट कलर की, तो वो भी राइस की उन्होंने बनाई होती है, तो नेचर का यूज ज्यादा करते हैं। ये सारी चीजें 2010 में ऐड हुई थी। उसके बाद जो जैसे वैदिक चैंटिंग था, वैदिक चैंटिंग आपका 2008 में ऐड हो चुका था। बुद्धिस्ट चैंटिंग, लद्दाख वाले एरिया में जाओगे, बुद्धिस्ट चैंटिंग जो सेक्रेड उनकी रिचुअल्स हैं वो आज भी परफॉर्म करे जाते हैं। 12 में इसकी एडिशन हुई थी। देन 13 में आप देखोगे संकीर्तन, संकीर्तन जो था इसमें मणिपुर के जो ड्रमिंग्स यूज करे जाते हैं, म्यूजिक यूज होता है, तो उसको कलेक्टिव टर्म दी जाती है संकीर्तन, तो 2013 में ऐड हुई थी। एंड ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट, ये जो यूटेंसिल्स हैं ये बनाए जाते हैं पंजाब वाले एरिया में, तो इसकी एडिशन 2014 में करी गई थी। नवरोज, पारसीज का एक सेलिब्रेशन रहता है। हाँ जी, मेडिवल इंडिया से कौन सी पर्सनैलिटी याद आती है जब आप नवरोज के बारे में पढ़ते हो? बी से था नाम? नो, बलबन, किसने बोला? गुड, बलबन। तो वो भी लेके आए थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पारसीज कल्चर, तो हम इंडिया के अंदर भी सेलिब्रेशन करा करेंगे, तो इसकी एडिशन 2016 में हुई थी। 2016 में ही याद रखना योगा भी आ जाता है। बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो आज के टाइम पे योगा को भी इंक्लूड करती हैं, मतलब थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा आसन प्रोवाइड करिए। आसन की रेलिवेंस क्या है बॉडी के लिए? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जिम जो करते हैं उनकी बॉडी थोड़ी रिजिड हो जाती है, पर अगर योगा साथ में करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो योगा इज नोन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। फिर उसके बाद कुंभ मेला 2017 में इसकी एडिशन हुई थी। दुर्गा पूजा 2021 में, और जैसे मैंने बोला लास्ट टू लास्ट ईयर, तो गरबा की एडिशन हुई थी 23 में, और फाइनली अब एडिशन हुई है 2025 में दीपावली की। तो मतलब अब वर्ल्ड लेवल पे इन सारे फेस्टिवल्स को, इन थिएटर्स को, म्यूजिक फॉर्म्स को जाना जाता है, तो इसी वजह से रिकॉग्निशन दी जाती है। देन कल्चरल रिकॉग्निशन, आई थिंक अब आपको क्लियर है, इंटरनेशनल विजिबिलिटी रहेगी। ये वाला वर्ड तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिख सकते हो, जब भी यूएन वर्ड आ गया या वर्ल्ड लेवल पे कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हो। और मेन फोकस कहाँ पे होता है कि जो ट्रेडिशन है उसको सेव गार्ड करना। इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट, अब जब पता लग गया कि ऐसी कोई सेलिब्रेशन, कुंभ मेला आता है, कितने सारे टूरिस्ट आ जाते हैं कि देखना इतने सालों के बाद आया है, और अभी जो लास्ट ईयर गया था तो था भी बड़ा इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर नहीं, अभी तो 25 ही चल रहा है, इसी साल जो गया, हाँ ठीक है, तो दिसंबर के एंड में है ना, तो थोड़ा हो जाता है कि लास्ट ईयर, अब तो खत्म हो गया एक साल। मुझे याद है कि छुट्टियों के बाद आए थे, उसके बाद की जो मैंने अपने ब्रदर एंड सिस्टर को कुछ गिफ्ट दिए, तो कल वो गिफ्ट निकाल के बैठे थे, वो देख रहे थे कि हमने कुछ नहीं भरा है इस डायरी के अंदर, तो ऐसे याद आया है कि जैसे 4-5 दिन पहले ही दी थी। टाइम बड़ी स्पीड से निकल गया, तो टाइम ऐसे ही जाता है, जो टाइम की वैल्यू नहीं करते उनका इंडीड टाइम लगेगा हर चीज के अंदर। तो टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। बाकी सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे आज के टाइम पे फोकस कर रहे हैं। और आर्टिशियन से रिलेटेड एक स्कीम विश्वकर्मा, हाँ साक्षी अभी तो करी थी तभी पूछी, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ठीक, तो उसको भी प्रिजर्व करना है अलॉन्ग विद द ट्रेडिशन। उसके बाद ग्लोबल एंड डायस्पोरा वर्ड आ गया, जो इंडियन कम्युनिटी फॉरेन कंट्रीज में रह रही है, तो उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फॉरेनर्स जैसे कहीं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाते हैं, जब वो इंडिया वापस आते हैं तो उनके लिए क्या क्या एक्सक्लूसिव राइट नहीं होते? वोटिंग नहीं कर सकते, पार्लियामेंट नहीं बन सकते, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं पर हाँ खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है, और हाँ इलेक्शन के लिए नहीं खड़े हो सकते। तो वोटिंग और ये जो इलेक्शन का पैरामीटर है ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ
जो सिर्फ, पहले सुन लो, जो ट्रायोलॉजी बनाते हैं, पहले ये बोल देती हूँ मैं, ट्रायोलॉजी मतलब जिनके बिना फंडामेंटल राइट्स लगेंगे नहीं आपको कि जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं। ट्रायो बनता है एक 111, नहीं बस वो 111 तो बड़े दूर चला गया, 14, 19, 21। अब मुझे ऐसे राइट्स बताओ, फंडामेंटल राइट्स जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 29, 30 ये ऐसे याद रख लेना इकट्ठे इकट्ठे, और 19 तो याद रह ही जाएगा। 19 के टोटल 14, 19, 21 ये इक्वालिटी की ट्रायोलॉजी बनाता है। लगेगा नहीं आपको इनके बिना, अगर मतलब रिमूव कर दोगे तो लगेगी नहीं, वो फीलिंग नहीं आएगी आपको फंडामेंटल राइट्स की। चलो, आर्टिकल 21 की फुल डेफिनेशन कौन बताएगा? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। चलो ठीक है, आ जाओ वापस से यहाँ पे आ जाओ। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी नंबर कौन सी है जहां पे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्किटेक्चर है? 51A तो आर्टिकल है, उसमें भी फिर नंबरिंग है फंडामेंटल ड्यूटी। चलो, पहली उसमें भी 11 है ना फंडामेंटल, 8 थी ओरिजिनली, बाद में अमेंडमेंट्स के जरिए ऐड करी, वो नंबर भी पूछता है पेपर में। जो प्रॉपर्टी वाला आर्टिकल था 19 के अंदर, कौन सा क्लॉज था? अब वो तो अब है, लीगल राइट। यस, गुड। फिर उसके बाद जो आपका रेजिडेंस था वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन, वेरी गुड, यहाँ पे भी आ गए थे आंसर। तभी बोलती हूँ पूरा सुना करो। चलो चलो वापिस आ जाओ इधर। अब सुनो, ये वाली जो चीज है ये रटने वाली है, टोटल ये 20 है जो आपने अभी बिल्कुल भी याद नहीं करने। एक दो क्वेश्चन मैं इस पे डलवा दूंगी ताकि आपको सॉल्व करने का आइडिया लग जाए। ये वो सारी लिस्ट है जो ह्यूमैनिटी की कैटेगरी से इस बार 2025 में रिकॉग्नाइज करी गई हैं यूनेस्को के थ्रू। तो ये मल्टीपल कंट्रीज की हैं, जैसे एमेच्योर थिएटर, ये जैकिया का है, जैक रिपब्लिक जिसको आप बोलते हैं। उसके जैक नहीं, मेरे को आदत है जैक की, शेक बोलते हैं इसको। उसके बाद बैक पाइप्स आ गया, बैक पाइप प्लेइंग इन बल्गेरिया, तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट ही होता है, तो ये भी एडिशन हुई है। तो ये फॉरेन कंट्रीज के एग्जाम्पल आ गए। अपने को सिर्फ यहाँ से एक एग्जाम्पल ऐड रखना है, विच इज दीपावली, अपने वाला याद रख लेना। और एक और एग्जाम्पल था, ये सुना है कभी शब्द? हाँ, क्या था इसमें? सुना है आपने, एक दिन डिस्कस भी करा था। ये इसको छोड़ दो, शराब को छोड़ो, बाकी इससे रिलेटेड आपने कुछ सुना है? अच्छा, कौन सा सी याद आता है इस कम्युनिटी को पढ़ के? वो तो ठीक है, सी कौन सा याद आता है? ये आगे की है, किसी ने आज टकरा रहे टांग के साथ, बताओ तो जल्दी से। आपने पढ़ा है ये? वाटर बॉडी भी पढ़ी है, मैं दे देती हूँ हिंट, कैरिबियन सी में पढ़ा था इनके बारे में। नो, ट्राई नाइट्रोटोलुइन एक्सप्लोजिव। अच्छा अच्छा, ट्राइनिडैड एंड टोबैगो, नहीं नहीं नहीं, बताओ, कुछ चीज थी वो न्यूली आइडेंटिफाई हुई थी। अरे ब्लड ग्रुप नहीं है याद, फ्रांस ने डेजिग्नेट करा था। हाँ 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 हाँ, वही थी ये, तो इनके बारे में भी। हाँ, नेगेटिव वाला जो था वो इसी कम्युनिटी में था, वो फ्रांस में जाके मिला था। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा पुराना हो गया ना, तो आगे दौड़ पीछे छोड़, है ना, वो वाली यही था, ग्वाडुलूप ब्लड ग्रुप टाइप बोला था उसको। चलो ठीक है। अच्छा देखो, वेडिंग का एक ट्रेडिशन है जिबूती, कॉमरोज वगैरह में, देखा होगा आपने, वहां पे पैसे देते जाते हैं फीमेल्स को जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो वेडिंग के जो यूनिक से रिचुअल्स होते हैं वो भी परफॉर्म करे जाते हैं, तो उनको भी रिकॉग्नाइज यहाँ पे करा गया है। अरे वैसे ही रिचुअल है, अब लग गए कि और लड़कियों को तो पैसे चाहिए। बाद में वो लड़का ले लेगा पैसे की, होगी शादी, अब दे दे पैसे वापस। चलो, यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, अब एक और प्रोग्राम है इनका, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, इसको 1992 में लॉन्च करा गया था। अगेन इसका क्या फंक्शन था? डॉक्यूमेंटेशन करना, जितनी भी हेरिटेज होती हैं, देखी होंगी आपने, बहुत अच्छी वीडियोस बनाई जाती हैं, आजकल एनिमेशन के थ्रू भी बनाई जा रही है। आपने एक मूवी भी देखी थी, हनुमान, वेरी गुड। उसके बाद स्पेशली जो रेयर होते हैं या फिर एंडेंजर्ड मटेरियल होते हैं, उनके ऊपर ये ज्यादा फोकस करता है, जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन थी, कंट्रीज ने रजिस्ट्रेशन करना शुरू करा था, दैट वाज इन 1997, और बायनियल एक ही बारी रहा था जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, एक गैप आया था
तो 1997 2017 से 2023 के गैप में नहीं हो पाई थी रजिस्ट्रेशन ड्यू टू सर्टेन रीजंस, और बाकी जो वैसे कंट्रीज हैं वो अपनी सबमिशन 2 ईयर के गैप पे करती हैं। बाय एनुअल इसको बोला जाता है, बाय एनुअल मतलब 2 साल में एक बार। रिसेंट इंडियन एडिशन, अब ये कहाँ पे बताई है, तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के अंदर क्या क्या एडिशंस हुई हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेयर एंड एंडेंजर्ड मटेरियल डॉक्यूमेंटेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करा गया। हमारे एंड से एडिशन हुई है भगवत गीता की। भगवत गीता याद रखिएगा जिसमें 700 वर्सेज आते हैं, 18 चैप्टर है, रिटन बाय व्यास जी, सेज व्यास। तो महाभारत से ही पिक करा जाता है, और महाभारत सारा किसने कंपाइल किया था, सेज व्यास जी ने। नाट्य शास्त्र आ गया जिसमें आपको डांसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देवदासी सिस्टम तमिलनाडु में एग्जिस्ट करता था, कैसे वो देवदासी था, कैसे उसको एक्सप्लॉइट करा गया ब्रिटिशर के द्वारा, वो सारी स्टोरीज आप देखोगे बाद में मॉडर्न इंडिया में। पर उससे पहले जो आर्ट के बारे में बात करी जाती है वो नाट्य शास्त्र में करी जाती है, रिटन बाय भरत मुनि। हाँ पूरा नाम भरत आ गया, भरत मुनि। तो इसमें ड्रामा है, परफॉर्मेंस है, म्यूजिक है, इमोशन है, एस्थेटिक्स है। 9 इमोशंस आपने देखे होंगे डांस में जो रिप्रेजेंट करे जाते हैं, एंगर, हैप्पीनेस, वो सारे हर टाइप के जो, हाँ बस वही बिल्कुल। टोटल इंडियन इंस्क्रिप्शन अभी के टाइम पे 14 यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो भगवत गीता इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना है। नाट्य शास्त्र एडिट है इसके अंदर, वो भी आपने ध्यान में रखना है। और इसके अलावा रामचरितमानस जिसने ऑथर करा था तुलसीदास जी ने। पंचतंत्र की कहानियां, छोटे छोटे फेबल्स है इसमें, मतलब ब्रीफ स्टोरीज होती हैं, बच्चों को सुनाई जाती हैं, और ये विष्णु शर्मा जी ने कंपाइल करी थी। देन शारदीय लोका लोकन्ना, आचार्य आनंद वर्धन एंड अभिनव गुप्ता, इन्होंने इनको कंपाइल करा था। शारदीय लोका लोकन्ना 15th सेंचुरी में लिखा था, और ये कश्मीरी स्कॉलर्स थे। मैच द फॉलोइंग में ध्यान रखना। एस्थेटिक सिग्निफिकेंस है सभी का, तो वो सारी चीजों को लिटरेचर वाली कैटेगरी में ऐड करा गया है। जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है यूनेस्को का, इसके अंदर ये एडिशन हुई थी। मतलब एक साइड का फैक्ट आ गया जो आपने ध्यान में रखना है, ये लिटरेचर से एसोसिएटेड था। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, अपने में ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा।